स्वागत है आज के मेरे नए इस वीडियो में। चलिए आज एक फिर महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कहता हूँ सभी टॉपिक्स को कि सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। मैंने आज लेकर आया हूँ मैं किरचॉफ का नियम। ये किरचॉफ का नियम आवश्यकता के कारण आया। आवश्यकता नहीं होती तो शायद किरचॉफ का नियम या किरचॉफ महान वैज्ञानिक रहे वो नियम नहीं लाते, क्योंकि हम जानते हैं शुरुआत से ही। आप साइंस में जब कभी भी ऐसे लिखने होते तो लिखते भी है क्या, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ पर ओम के द्वारा दिए गए नियम अप्लाइड नहीं हो पा रहे थे, उन जगहों के लिए, खासकर कौन सी जगह, और बड़े सर्किट या कहें बहुत जटिल सर्किट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के सर्किट जो होते हैं, आपके टीवी के, मोबाइल के, या डीवीडी प्लेयर के, या सीडी प्लेयर के, या कंप्यूटर के जो सर्किट होते हैं, उन सर्किटों पर, बहुत ही जटिल सर्किट होती है, उन सर्किटों पर ओम का नियम अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। तब वहाँ के लिए किरचॉफ ने नियम दिए। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं, कहीं पर हमारे पास जाने के लिए एक साधन है, मान लो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल से ठीक है हम कुछ दूरियों को तय कर सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल से हम 7 समुंदर पार नहीं जा सकते। अब वहाँ पर फिर एक आवश्यकता आ जाती है, और उस आवश्यकता के लिए फिर हमको बाद में कोई दूसरे चीज़ पर निर्भर होना पड़ता है, जहाँ पर वो क्या हो जाता है, अप्लाइड नहीं हो पाता। तो वहाँ के लिए हमको किसी वायुयान या अन्य साधन का उपयोग करना पड़ता है। बस वैसे ही जिन सर्किटों पर ओम के नियम अप्लाइड नहीं हो पा रहे थे, वहाँ के लिए किसका, किरचॉफ का नियम अप्लाइड होता है, या वहाँ के लिए किरचॉफ का नियम लगाया जाता है। तो चलिए मैं हेडिंग डाल दूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ मिले, आपको वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों या इष्ट मित्रों पे शेयर करना मत भूलिए। चलिए तो हेडिंग डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए नियम पे आते हैं। मैंने हेडिंग डाल दिया। किरचॉफ ने 2 नियम दिए, किसी भी सर्किट में के लिए 2 नियम दिए। एक नियम जिसको हम कहते हैं धारा का नियम, या उसी को कहते हैं संधि का नियम, और दूसरा नियम दिया बंद जाल का नियम, या उसी को कहते हैं मेष नियम। पहला नियम पर चर्चा करते हैं। तो पहला नियम, मान लो मैं एक सर्किट लेता हूं, सिंपल सर्किट, आपके घरों में भी दिखता होगा। जैसे ये मान लो यहां पर जंक्शन बॉक्स रहता है, ऐसे इलेक्ट्रीशियन लोग ऐसे जंक्शन बॉक्स अप्लाइड करते हैं, और यहां से मान लो एक करंट आ रही होती है, फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से कई जगह जाते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब यहाँ पर जंक्शन हो गए, संधि हो गई, और इस संधि पर कुछ धाराएं आती है। चलिए सपोज दैट I1 आ रही है, यहाँ से I2 धारा जा रही है, सपोज दैट, फिर यहाँ पर I3 धारा आ रही है, यहाँ फिर I4 धारा आ रही है, और यहाँ एक और लेता हूँ, चलिए I5 धारा जो है जा रही है। तब इस संधि स्थल पर जो कंडीशन अप्लाइड हुआ उसको एक थ्योरम के रूप में दिया किसने, किरचॉफ ने। और उन्होंने कहा किसी भी परिपथ के यही इसी पर एक नियम दिया, किसी भी परिपथ के किसी भी संधि स्थल पर, किसी परिपथ के किसी भी संधि स्थल पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब धाराओं का, जितने भी धाराएं आ रही है वहां पर उस संधि स्थल पर उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। एल्जेब्रिक समझो है क्या होता है, 0 होता है। मतलब यहां पर 0। अब बात क्या आती है, या इसी को दूसरे भाषा में और क्या बोले, किसी भी परिपथ के किसी भी संधि स्थल पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है, तो बीजगणितीय योग में हम चिन्ह सहित काम करते हैं। तब उसने अगला कहा, एक कंडीशन दिया या शर्तें रखी कि संधि स्थल की ओर आने वाली धारा को धनात्मक लिया जाता है किरचॉफ के नियम से,
या नियम के लिए संधि स्थल की ओर आने वाली धारा को हम क्या ले सकते हैं, धनात्मक लेते हैं, और जो धाराएं संधि से जा रही होती है उसको क्या लेनी चाहिए, ऋणात्मक लेनी चाहिए। तो उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तब I1 किस में जाएगा, धनात्मक में जाएगा, संधि की ओर आ रही है। I2 किस में जाएगा, ऋणात्मक में जाएगा क्योंकि वो संधि से दूर जा रही है। I3 फिर से धनात्मक, I4 धनात्मक होगा और I5 किस में जाएगा, ऋणात्मक में और जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्या होगा, यदि किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे तो I1 ये किस में जाएगा, माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। कुल मिलाकर इसको ऐसा लिखें तो समेशन ऑफ I इक्वल टू क्या, 0। ये कहता है किरचॉफ का पहला नियम। और यह जो नियम है, ध्यान रखिएगा इसको, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर 0 हो रहा है, मतलब कुल यहाँ पर धारा क्या हो रही है, 0 हो रही है। और यह कहलाता है क्या, किरचॉफ का पहला नियम। चलिए आप लोगों के नोट्स के लिए इस नियम को पहले मैं लिख देता हूँ अच्छे से, उसके बाद और इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए मैंने पूरा सिस्टम पहले नियम का लिखा आपके नोट्स के लिए स्पेशली, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें और अच्छे से समझ भी सकें। पहला नियम मैंने जो बताया वही जो सिस्टम है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। इसमें जो कंडीशन अप्लाइड करनी है वह कंडीशन है संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक लेनी चाहिए और संधि से जाने वाली धारा को माइनस साइन में या ऋणात्मक लेनी चाहिए। वो कंडीशन उन्होंने रखे। साथ ही साथ जब ऐसी बात आ रही है तो यह जो नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संरक्षण का सिद्धांत है, न तो खत्म होगा न ही उत्पन्न की जा सकते, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम बोले, इसी को धारा का नियम भी बोलते हैं। यह जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब इसमें लेकर चलता हूं मैं। चलिए 5 धाराओं को लिया मैंने, और ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी कि मैंने 5 लिया तो 5 ही है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, संधि स्थल पर जितने धारा यहाँ पर आ सकते हैं और जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 5 को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर रखा, तो जिसमें से I1, I2 और I3 धारा जो है संधि की ओर आ रही है। स्पेशली ये देखिए यहाँ पर ये सभी आ रही हैं इस तरह से, और I4 और I5 जो धारा है या करंट है वो संधि से जा रही है। इसका मतलब ये होता है इस नियम को अप्लाइड करने के लिए I1, I2, I3 को हम किस में लेंगे, पॉजिटिव साइन में लेंगे, धनात्मक में लेंगे, और I5 और I4 को हम कौन सा साइन में लेंगे, माइनस साइन में लेंगे, और उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे या बीजगणितीय योग करेंगे। तो इस तरह से हम अप्लाइड करेंगे और टोटल क्या होगा, 0 होगा, जो किरचॉफ का नियम कहता है। और इस पर देखिए यदि ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसा होगा। और इस प्रकार से हमारा नियम ये भी बन जाता है कि किसी भी संधि स्थल पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखकर एक और नियम कह सकते हैं क्या, किसी भी संधि स्थल पर या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि स्थल पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आने वाली धारा को एक साथ जोड़ दें और जाने वाली धाराओं को एक साथ जोड़ दें तो उसका टोटल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और ये होता है क्या, किरचॉफ का पहला नियम। अब आते हैं दूसरा नियम पर। तो दूसरा नियम, चले आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इसको मैं मिटा दूं, और उससे पहले आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और नोट्स के लिए भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको मिटाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नियम पर आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम के लिए चलिए पहले एक सर्किट पर काम करते हैं, एक लूप बनाते हैं। और वो लूप इस तरह से, क्योंकि हमारा जो दूसरा नियम मैंने शुरू में कहा कि किरचॉफ का नियम जो है कहा जाए जटिल सर्किट के लिए स्पेशली उस पर अप्लाइड हुआ। अब जब जटिल सर्किट पर अप्लाइड हो रहा है तो इसी छोटे सर्किट पर अप्लाइड होगा ही होगा। जहाँ पर ओम का नियम लागू नहीं हो पाया वहाँ पर हम क्या किए, किरचॉफ के नियम से काम किए। और जटिल सर्किट मैंने बताया, तो चले एक जटिल सर्किट बनाते हैं इस तरह से। मान लो एक सर्किट ये लिया, एक विद्युत वाहक बल का स्रोत बैटरी, इसको चलिए इसका ईएमएफ ले लें क्या, E1। यहाँ पर एक लगाए रेजिस्टेंस, इसको लेते हैं चलिए R1।
तो निश्चित है इसमें I1 धारा प्रवाहित होगी। इस सर्किट में फिर से ऐसे एक बैटरी लगाए, इसका EMF मान लो E2, सर्किट में फिर से एक रेजिस्टेंस लगाए R2, इसको बंद सर्किट कर दिए। तीसरा इसमें और आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलिए इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध लगा देता हूँ इस तरह से। इस सर्किट को एक तो यहाँ पर I2 धारा बहेगी, यहाँ पर देखिए बंद जाल का नियम, बंद जाल का बोलता हूँ क्या, संधि का नियम अप्लाइड होगा यहाँ पर। चलिए धारा हम इस तरह से ले जाना चाह रहे हैं, धारा इस तरह से जाएगी परिपथ में, इसमें भी इस तरह से जाएगी, इसमें भी इस तरह से ऐसे रोटेट होंगे। तब यहाँ पर जो धारा आएगी कितनी आएगी, देखिए दोनों, चलिए उसको बाद में लेंगे। ठीक इस तरह से एक सर्किट नामनेट कर देते हैं सर्किट को, चलिए ABCD में नामनेट कर देते हैं लूप को। ये हो गया ABCD, एक लूप बनता है, एक बनता है और E और ABCD और E और A। तब किरचॉफ ने कहा किसी भी बंद परिपथ के किसी भी एक लूप में, इसलिए इसको बंद जाल का नियम भी कहा जाता है या इसी को मेष का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो किसी भी बंद परिपथ के किसी भी लूप में समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, जैसे इस परिपथ में दो विद्युत वाहक बल है, कौन कौन से, E1 और E2, इसका बीजगणितीय योग, चिन्ह सहित योग उस बंद परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध या उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, जैसे यहाँ पर धारा I1 परिपथ बह रही है यहाँ पर और उसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है, यहाँ पर धारा I2 बह रही है और उसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणनफलों का योग, बीजगणितीय योग। ठीक है, किसी भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग और उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लो मैं इसको लिखना चाहूँ, अब बात आती है बीजगणितीय योग, तो चिन्ह सहित लेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह है कहा जाए बैटरी में हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रहे हैं धारा में, तो वहां पर विद्युत वाहक बल को हम क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे। और यदि धारा में यहाँ पर उसके हिसाब से यदि हम तो धारा तो इसमें ऐसे बहेगी, बैटरी के अंदर धारा जो है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है और बैटरी के बाहर परिपथ में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। तो यदि हम जाना तो ऐसा चाह रहे हैं, मतलब इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, विरुद्ध जा रहे हैं, मतलब E2 को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। एक्चुअली इसके नियम को हम पालन नहीं कर पा रहे, इसलिए विरुद्ध में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। और इस तरह से कह सकते हैं क्या, विद्युत वाहक बल को यदि हम विद्युत वाहक स्रोत के अंदर धारा को सही दिशा में जा रहे हैं तो धनात्मक लेंगे, और यदि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो उस समय विद्युत वाहक बल का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सिमिलर वैसे ही इन दोनों के गुणनफलों के सिस्टम में भी वही चिन्ह को अप्लाइड करनी है। इस आधार पर देखें तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, E1 किस में जाएगा, धनात्मक में जाएगा, E2 किस में जाएगा, ऋणात्मक में, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी, इसका तो नियम में कहता है धारा इधर बहनी चाहिए, बहेगा, लेकिन हम तो इधर जा रहे हैं धारा के अगेन। जैसे हम याद कीजिए, जैसे हम कहीं नदी या केनाल या कहीं तैरते हैं और उसके विरुद्ध जा रहे हैं, धारा तो इधर बह रही है, बहाव इधर है और हम इधर जा रहे हैं, तो निश्चित हम उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। एक्चुअल वो हमको ले जाना उधर चाह रहा है और हम उसके विपरीत दिशा में जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, तैर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या जाएंगे, माइनस में जाएंगे। और हमारे फिजिक्स में चलता ही है, विपरीत मतलब माइनस साइन हम अप्लाइड करते ही है। मतलब ये जो है E2 जो है धारा को तो इधर ले जाना चाहता है या ले जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम तो जबरदस्ती उधर जाना चाह रहे हैं, इसलिए E2 किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो I2 भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं जबकि इसको जाना इधर चाहिए था। इस आधार पर मैंने चिन्हों की प्रॉपर्टी बताया। अब इस आधार पर देखें बंद लूप ABCD में क्या होगा, जो नियम कहता है उस आधार पर E1 E2 किस में जाएगा, माइनस में,
इक्वल टू I1R1, और ये किस में जाएगा देखिए, ध्यान क्या होगा, माइनस I2R2, और यही क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। मैंने एक बंद जाल के लिए बताया, इसके लिए भी काम करेंगे अभी, ठीक है। और यही कहलाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, मतलब किसी भी बंद परिपथ के किसी भी लूप में विद्युत वाहक बलों, उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और यही क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए मैं नियम को भी लिख दूं, उसके बाद इस सर्किट के आधार पर कुछ काउंटिंग भी कर लेंगे। चलिए मैंने पूरा सिस्टम लिखा, नियम के साथ भी लिखा। इसमें किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, जो मैंने कहा था, बीजगणितीय योग शून्य नहीं, बीजगणितीय योग उस लूप के विभिन्न भागों में धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने एक संकेत रूप लिखा, समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R। अब बात आती है इसमें बीजगणितीय योग है, मैंने जो बताया कि धनात्मक कब लेंगे और ऋणात्मक कब लेंगे, तो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल आप दिमाग में रखिए जो मैंने बताया। हम तैरने का जो तैरने का नियम होता है नदी नाले में, उसको यदि चलेंगे तो बिल्कुल हमको क्लियर रहेगा वो जाना कहाँ, हमको ले जाना कहाँ चाह रहा है और हम जा कहाँ रहे हैं। उस आधार पर यदि आप रखेंगे दिमाग में, तो निश्चित है आपके दिमाग में बैठे रहेगा किसको धनात्मक और किसको ऋणात्मक लेनी है। ठीक, उसकी जो मुख्य कहा जाए, उसकी जो कहा जाए स्वाभाविक गुण है, हम उसके विपरीत जा रहे हैं, तो निश्चित है किस में जाएंगे, हम माइनस में जाएंगे। बस इतनी छोटी सी बात को आपको ध्यान रख रहे हैं। किसी भी चीज के हम स्वाभाविक गुण या कहा जाए नेचुरल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम उसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। उसी आधार पर मैंने यहाँ पर चलो चिन्ह पर पार्टी के रूप में ऐसा थोड़ा सा इसको लिख भी दिया है आप लोगों के लिए कि इस नियम में यदि धारा को हम सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर, धारा सेल के अंदर कहा जाए धारा जो है माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाती है। सेल के अंदर विशेषकर ध्यान रखिएगा, बैटरी के अंदर धारा जो है माइनस से प्लस की ओर जाती है, तभी तो सर्किट में बाहर प्लस सिरे से माइनस की ओर जाती है, सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यदि सही कंडीशन में जा रहे हैं, जैसे उसका बहाव है, जैसा वो ले जाना चाह रहा है धारा को, हम भी अपने हिसाब से उसी में चल रहे हैं, तब तो हम धनात्मक हैं। ठीक, ये उनको हम धनात्मक लेंगे और धारा को भी धनात्मक लेंगे। उस समय जैसे वो भेज रहा है वैसे हम जा रहे हैं। और यदि हम यहां पर देखें धारा को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सर्किट में, ये तो ठीक है सर्किट में ऐसे जा, लेकिन हम धारा को इधर ले जाना चाह रहे हैं, मतलब बहाव इसका इधर है लेकिन हम इधर जाना चाह रहे हैं, तो उस समय हम क्या लेंगे, इसको माइनस में लेंगे। वो कहीं हमको और ले जाना चाह रहे हैं और हम उसके विपरीत जा रहे हैं, तो उस समय क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। उसी तरह I और R की मल्टीप्लिकेशन भी चलेंगे। यदि हम बहाव की दिशा में हैं, जब धारा की सही दिशा में चल रहे हैं, तो उस स्थिति में I1 और R1 का या R और I का गुणनफल को हम धनात्मक लेंगे। लेकिन बहाव की विपरीत दिशा में जब चल रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, हम ऐसे रहें, जाना ऐसे चाहिए था, उस समय I2 और R2 का मल्टीप्लाई किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। और उस बेसिस चलिए दोनों लूप के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, एक मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट कर दूं। चलिए वहाँ जगह कम होगी, इसलिए मैं इसको मिटा दूं आप लोगों के लिए। उसके बाद इस पर उस डायग्राम के हिसाब से हम मैथमेटिकल प्रोसेस भी इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इस पर काम करते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, ताकि उसके बाद मिटा सकूँ मैं। देखिए बंद जाल, सबसे पहले क्या नंबर 1 लेते हैं। मैं बंद जाल कौन सा ले रहा हूँ, लूप या जाल बोल सकते हैं उसको, उसी को पास भी बोलते हैं बहुत सारे। इस पर बंद लूप में कौन सा, A B C D, और मैंने बंद कहा है मतलब A तक पहुंचूंगा, A B C D और E। एक सर्किट हुआ। इस पर देखिए, चले E1 किस पर जाएगा, नेचुरल में है, इसको जाना इधर ही चाहिए धारा, और धारा भी इधर ही जा रही है। इसका मतलब E1 किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा E1। चले E2 को देखते हैं। E2 में धारा इधर जानी चाहिए, इधर से इधर, लेकिन हम तो इधर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। हमको जाना था उधर, हमको इधर ले जाना चाह रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, E2 को किसमें जाएंगे, माइनस में, विपरीत। चलिए तो क्या होगा, माइनस E2।
इक्वल टू, चलिए यहाँ पर क्या होगा, I1 R1 लिख देता हूँ और यहाँ पर I2 R2 में लिख देता हूँ इस सर्किट में इन दोनों का। अब बात आती है चिन्हों की, यहाँ पर कौन कौन से दोनों चिन्ह लगेंगे, तो दोनों चिन्ह लगेंगे। देखें यहाँ पर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है इस सर्किट में, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है और लिखा हमारा नियम क्या है, जब धारा की दिशा में जाते हैं तो IR को हम किस में लेते हैं, धनात्मक में लेते हैं। मतलब ये सर्किट में धारा ऐसे, वो जैसे जाना चाह रहा है हम भी वैसे ही जा रहे हैं, ये हमारी स्थिति है, ये सर्किट की स्थिति है। हम ऐसा जाना चाह रहे हैं वो भी ऐसा ही ले जा रहा है, मतलब किस में जाएगा, ये धनात्मक में जाएगा। तो हो जाए, चलिए धनात्मक में सामने में लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड यहाँ पर जाते हैं I2 और R2 में जाते हैं। चलिए देखें यहाँ पर क्या होगा, वो हमको ऐसा ले जाना चाह रहा है, E2 जो है विद्युत वाहक बल, जो फोर्स है, बल है, वो हमको ऐसा ले जाना चाह रहा है। मैं ऐसे, चले ऐसे खड़े होकर बात करूँ ऐसे, तो हमको उधर ले जाना चाहे, जबकि हम उसको धकेल रहे हैं, इधर आना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ, पोजीशन अगेंस्ट का हुआ। और जब अगेंस्ट की बात आती है तो हम किस में जाएंगे, यहाँ पर माइनस में जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, माइनस, और ये हो जाता है क्या, पहला लूप के लिए सिस्टम। चलिए दूसरा लूप में जाते हैं, कौन सा, बंद जाल या लूप, कौन सा, यहां शुरू करते हैं BC या BEFC, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए बंद लूप होगा क्या, BCF E और B, इस लूप में गए, BCF E और B में जाते हैं। देखिए चलिए क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें फर्स्ट नियम अप्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला नियम संधि का नियम, यहाँ देखिए संधि का नियम अप्लाइड हो रहा है। नियम क्या कहता है, किसी भी संधि स्थल पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब ये I1 धारा यहाँ से आ रही है, देखें यहाँ तक आ रही है, I2 धारा भी आ रही है यहाँ तक, और इन दोनों का योगफल क्या होगा, शून्य होगा। ये तीसरा यहाँ पर धारा है, तो इस धारा का मान इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। जाने वाली धारा, ये दोनों आने वाली धारा है, और इन दोनों धाराओं, और यहाँ से एक सर्किट और निकला है, तो ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों का बीजगणितीय योग शून्य होनी चाहिए। कब शून्य होगा, जब ये जाने वाली धारा का मान इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, तभी तो शून्य होगा। हमने मान लो ये 5 एम्पियर की धारा, ये 5 एम्पियर की, 5 और 5, मान लो ये 5 और ये 3 के एम्पियर की है, मान लो, तो 5 और 3 8 एम्पियर की धारा यहाँ पर आ रही है, तो निश्चित है यहाँ से 8 एम्पियर की धारा जाएगी ही, तभी तो वहाँ पर बीजगणितीय योग 0 होगा। तो वहीं पर मैं, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर किसके नियम से, प्रथम नियम से लिखा I1 प्लस I2, और ये धारा इस तरह से प्रोवाइड हो रही है, और यहाँ पर मैंने विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं लगाया है। तो उसने, तो इस कहा जाए लूप में कितने विद्युत वाहक बल स्रोत हैं, एक ही है, कौन सा, E2 वाला, और उस सही कंडीशन में हम जाना चाह रहे हैं ऐसा, और वो सर्किट में ऐसा जाना चाह रहे हैं, और बैटरी भी उसी कंडीशन को अप्लाइड कर रहा है। मतलब E2 किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, धनात्मक में जाएगा। चलिए E2 हो गया, एक ही है यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ क्या होगा, I2 R2, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कितनी धारा है टोटल, I1 प्लस I2 है, तो हो जाएगा क्या, I1 प्लस I2 इंटू R3। अब बात आती है चिन्हों की, तो चिन्हों में देखें I2 और 2 का मल्टीप्लाई बिल्कुल सही पोजीशन में है, वो भी ऐसे ही चलना चाह रहा है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। मतलब वो भी हमको ऐसे ही चलाना चाह रहा है और जैसे चलाना चाह रहा है हम भी वैसे ही चल रहे हैं। मतलब I2 R2 का मल्टीप्लाई किस में जाएगा, धनात्मक में जाएगा। दूसरी बात आते हैं, चलिए I1 प्लस I2 इंटू R3 देखें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऐसे चल रहा है और हमको भी वैसे ही चलना है, धारा भी ऐसे चल रही है, ये देखें धारा ऐसे चल रही है और हमको भी ऐसे चले, तो दोनों सेम है, साथी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथी है तो संयोग होगा, चलिए तो संयोग होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, ये भी धनात्मक होगी। और इस तरह से चिन्ह परिपाटी लेकर हम इस लूप के लिए भी ऐसा फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। और यही क्या होता है हमारा किरचॉफ का नियम और उसकी व्याख्या, जिसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं, अधिकतर बड़े सर्किट पर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्किट, बहुत सारे बंद जाल होते हैं, बहुत सारे सर्किट वहाँ पर छोटे छोटे बने होते हैं। जहाँ पर ओम का नियम अप्लाई नहीं हो पाता वहाँ पर किरचॉफ का नियम हम अप्लाई करते हैं और इस तरह से आपका किरचॉफ का नियम कंप्लीट होता है। चलिए ओके, थैंक यू।